ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलो दोस्त, आज ज्वालामुखी वाला चैप्टर फटाफट और एकदम मजे से खत्म करते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मैं हूं ना। एक एक लाइन को ऐसे समझेंगे कि दिमाग में छप जाएगी। शुरू करें? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली और बेसिक लाइन है, ज्वालामुखी पृथ्वी का सतह पर स्थित वह स्थान जहां से अत्यंत तप्त अग्नि जैसे पदार्थ, लावा, गैसें, ठोस पदार्थ आदि निकलते हैं। उस छिद्र को ज्वालामुखी कहा जाता है। अब देखो, इसको ऐसे समझो जैसे धरती हमारी बॉडी है और ज्वालामुखी एक फुंसी की तरह है। जब फुंसी फूटती है तो अंदर से गंदगी बाहर निकलती है ना? हाँ, सही उदाहरण है। वैसे ही ज्वालामुखी धरती की सतह पर एक छेद या दरार है जहां से धरती के अंदर की भयंकर गर्म चीजें जैसे आग, पिघली हुई चट्टानें यानी लावा, गैस और पत्थर के टुकड़े बाहर निकलते हैं। बस उसी छेद को हम ज्वालामुखी कहते हैं। सिंपल। बिल्कुल, वो एक वेंट है, एक निकास द्वार। अच्छा, अब अगली लाइन है ज्वालामुखिता या ज्वालामुखी क्रिया। भूगर्भ में अत्यधिक तापमान के कारण चट्टानों का पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित होना तथा सतह की चट्टानों पर दबाव डालते हुए उन्हें तोड़कर लावा के रूप में बाहर प्रकट होने की संपूर्ण प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहा जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये दरअसल पूरे प्रोसेस का नाम है। हाँ, मतलब ये पूरी कहानी है। देखो, धरती के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब इतनी कि वहां पत्थर भी पिघल जाते हैं। सही है। और जब ये चट्टानें पिघलती हैं तो मैग्मा बन जाती हैं। ये मैग्मा फिर ऊपर की तरफ धक्का मारता है, जैसे सोडा की बोतल हिलाने पर गैस ऊपर आती है। जब ये धक्का बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ऊपर की जमीन को फाड़कर बाहर निकल आता है। और इसी बाहर निकले हुए मैग्मा को लावा कहते हैं। एकदम। तो चट्टानों के पिघलने से लेकर लावा के बाहर आने तक का ये पूरा ड्रामा ही ज्वालामुखी क्रिया कहलाता है। अब आते हैं इसके कारणों पर। ज्वालामुखी क्रिया के कारण। पहला कारण, भूगर्भ में तापमान वृद्धि। ये सबसे मुख्य और सीधा कारण है। हाँ, सबसे सिंपल। अगली लाइन कहती है, पृथ्वी में पहले से ही तापमान अधिक है एवं रेडियो एक्टिव पदार्थों तथा चट्टानों के आपसी घर्षण के कारण भी तापमान बढ़ता है, जिसके कारण चट्टानें पिघलकर लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। इसको समझने के लिए दो चीजें हैं। एक तो धरती जब बनी थी तब से ही अंदर से गर्म है। हाँ, मतलब अंदर से तो पहले से ही एक आग का गोला जैसी है, और ऊपर से अंदर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो गर्मी पैदा करते रहते हैं, जैसे हीटर। और तीसरा घर्षण। जब अंदर की प्लेट्स या चट्टानें हिलती हैं और आपस में रगड़ खाती हैं तो उससे भी गर्मी पैदा होती है। जैसे हम सर्दियों में हाथ रगड़ते हैं, बिल्कुल वैसे। तो इतनी सारी गर्मी से चट्टानें पिघल जाती हैं और लावा बनकर बाहर आ जाती हैं। ठीक है, पहला कारण समझ आ गया। दूसरा कारण, भ्रंशन या दाब मोचन। चट्टानों में भ्रंशन क्रिया के कारण जब ऊपर की चट्टानें विपरीत दिशाओं में खिसकती हैं तो नीचे की चट्टानों पर दाब कम हो जाता है। यहाँ भ्रंशन का मतलब है टूटना या खिसकना, और दाब मोचन मतलब प्रेशर का कम होना। हाँ, इसको ऐसे सोचो कि तुमने बहुत सारी किताबें एक के ऊपर एक रखी हैं। सबसे नीचे वाली किताब पर बहुत प्रेशर है। अब अगर तुम ऊपर की कुछ किताबें हटा दो तो नीचे वाली पे प्रेशर कम हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। धरती में भी ऐसा ही होता है। जब ऊपर की चट्टानें खिसक जाती हैं तो नीचे वाली चट्टानों पर प्रेशर कम हो जाता है। और आगे लिखा है, इस दाब मोचन के कारण नीचे की चट्टानों का गलनांक घट जाता है तथा वे पिघलकर फैलने के कारण लावा के रूप में बाहर निकलती हैं। और ये मजे की बात है, प्रेशर कम होने पर चीजें कम तापमान पर ही पिघल जाती हैं। इसे गलनांक घटना कहते हैं। तो मतलब बेचारी चट्टानें कम प्रेशर में ही पिघल जाती हैं और लावा बन के बाहर आ जाती हैं। वाह। तीसरा कारण, भूकंप। कई बार भूकंप के कारण भी ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है, परंतु सदैव नहीं। ये तो काफी सीधा है। भूकंप से धरती के अंदर सब कुछ हिल जाता है, दरारें बन जाती हैं और लावा को बाहर आने का एक तरह से रास्ता मिल जाता है। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर भूकंप से ज्वालामुखी फटे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। चौथा कारण, भूगर्भ में गैसों का प्रसार। गैसों का प्रसार होने से ऊपर की चट्टानें टूटती हैं, जिसके कारण नीचे की चट्टानों पर दाब कम हो जाता है एवं वे पिघलकर बाहर प्रकट होती हैं। ये बिल्कुल प्रेशर कुकर जैसा है। हाँ, जैसे कुकर में अंदर गैस बनती है तो वो बाहर निकलने के लिए जोर लगाती है और सीटी बजती है। धरती के अंदर भी बहुत सारी गैसें बनती हैं। जब ये फैलती हैं, मतलब प्रसार होता है, तो ऊपर की चट्टानों पर जोर डालती हैं और उन्हें तोड़ देती हैं। और चट्टानें टूटी तो फिर से वही कहानी, नीचे की चट्टानों पर प्रेशर कम हुआ
और वो पिघलकर बाहर आ गई। समझ गया। अब आता है पांचवा और शायद सबसे जरूरी कारण, प्लेट विवर्तन की। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स। ज्यादातर ज्वालामुखी इसी वजह से होते हैं। हमारी धरती की ऊपरी परत कुछ बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है जो तैर रही हैं। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इनके हिलने डुलने से दो मेन चीजें होती हैं। पहला केस, जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां नीचे की चट्टानों पर दाब कम हो जाता है एवं वे पिघलकर लावा के रूप में बाहर प्रकट होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अटलांटिक महासागर की नीचे है, जिसे मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। इसको ऐसे सोचो, दो दोस्त हाथ पकड़कर खड़े हैं और अचानक पीछे हटने लगे तो बीच में जगह बन जाएगी ना। वैसे ही जब प्लेटें दूर जाती हैं तो नीचे की चट्टानों पर फिर से प्रेशर कम हो जाता है और लावा को बाहर आने का मस्त रास्ता मिल जाता है। और वहां धरती की नई सतह बनती रहती है। सही। अब दूसरा केस, जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहां भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे दबकर भूगर्भ में अधिक तापमान के कारण पिघलती है एवं ऊपर की ओर दबाव लगाकर लावा के रूप में प्रकट होती है। उदाहरण, अमेरिकी प्लेट के पश्चिमी किनारे पर रॉकी व एंडीज श्रेणियों में ज्वालामुखी क्रिया। ये ज्यादा विस्फोटक होता है, जैसे दो गाड़ियों की टक्कर में एक गाड़ी दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। हाँ, यहाँ भी भारी वाली प्लेट हल्की वाली प्लेट के नीचे घुस जाती है। नीचे जाकर वो धरती की गर्मी से पिघल जाती है और फिर जोर लगाकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलती है। अमेरिका के रॉकी और एंडीज पहाड़ इसी टक्कर का नतीजा हैं। बिल्कुल, इसे सबडक्शन जोन कहते हैं। चलो, तो कारण तो सारे समझ आ गए। अब देखते हैं कि ज्वालामुखी से निकलता क्या क्या है। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ। पहला है मैग्मा, भूगर्भ में पिघली हुई चट्टानों, जलवाष्प व गैसों तथा ठोस चट्टान के टुकड़ों के मिश्रण को मैग्मा कहा जाता है। मतलब जब तक ये गर्म पिघला हुआ माल धरती के अंदर है तब तक ये मैग्मा है। हाँ, ये एक तरह का कॉकटेल है जिसमें पिघली चट्टानें, गैस, पानी की भाप और पत्थर के टुकड़े सब मिक्स होते हैं। और जैसे ही ये ज्वालामुखी से बाहर आता है, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। सही। जो पिघला हुआ हिस्सा बहता है उसे लावा कहते हैं, गैसें हवा में मिल जाती हैं और बाकी ठोस टुकड़े भी बिखर जाते हैं। ठीक है, दूसरा पदार्थ है गैसें। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान वायुमंडल में विभिन्न गैसीय पदार्थ मुक्त होते हैं, जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि। एक मिनट, यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात आगे लिखी है। हाँ, अगली लाइन, इनमें से लगभग 60 से 90% मात्रा जलवाष्प की होती है। 60 से 90%? हाँ, ज्यादातर लोगों को लगता है कि जहरीली गैसें निकलती हैं, पर सबसे ज्यादा तो पानी की भाप ही होती है। मतलब ज्वालामुखी से सिर्फ लावा ही नहीं, भाप भी निकलती है, और वो भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अच्छा, तीसरा पदार्थ, ज्वलखंडाश्म या पायरोक्लास्ट। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकले तप्त ठोस पदार्थों को ज्वलखंडाश्म कहा जाता है। पायरो मतलब आग और क्लास्ट मतलब टुकड़ा। अरे वाह, तो इसका सीधा मतलब है आग के टुकड़े। ये वो गरम पत्थर और राख है जो लावा के साथ हवा में उड़ते हैं। इनके साइज के हिसाब से अलग अलग नाम है। जी, पहला है बॉम्ब, अत्यधिक बड़े आकार के टुकड़े। मतलब ये सबसे बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं जो कार जितने बड़े भी हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। फिर है लैपेली, अखरोट व मटर के दाने जितने बड़े टुकड़ों को लैपेली कहा जाता है। ये छोटे छोटे कंकड़ जैसे होते हैं। उसके बाद है एस्केरिया या अवस्कर, फफोलेदार या झागनुमा आकृति जैसे टुकड़े। ये झाग जैसे हल्के पत्थर होते हैं जिनमें बहुत सारे छेद होते हैं। और आखिरी है सिंडर यानी राख, अत्यंत बारीक आकार के ठोस कण, मतलब बिल्कुल बारीक पाउडर जैसी राख, जो हवा में बहुत दूर तक जा सकती है। सही। और चौथा और सबसे फेमस पदार्थ है लावा। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सतह पर चट्टानों का पिघला हुआ रूप प्राप्त होता है जिसे लावा कहा जाता है। ये तो अब तक सबको याद हो गया होगा। हाँ, अंदर है तो मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा। अब जरा लावा के प्रकार भी देख लेते हैं, ये भी जरूरी है। हाँ, लावा हमेशा एक जैसा नहीं होता। पहला है ब्लॉक या खंड लावा। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है तथा ये गाढ़ा व अम्लीय होता है। हवाई द्वीप के लोग इसे आ लावा कहते हैं। आ लावा। ये वाला लावा बहुत गाढ़ा और चिपचिपा होता है, जैसे शहद। इसमें सिलिका नाम की चीज ज्यादा होती है जो इसे गाढ़ा बना देती है। क्योंकि ये गाढ़ा होता है तो धीरे धीरे बहता है और जमने पर ऊबड़-खाबड़ टुकड़ों जैसा दिखता है। और हवाई में लोग इसे आ कहते हैं, शायद इसलिए कि इस पर चलना बहुत मुश्किल और दर्दनाक होता है। हाँ, हो सकता है। अब दूसरा है रोपी या रस्सीनुमा लावा।
इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तथा ये पतला व क्षारीय प्रकार का होता है। ये अलावा का ठीक उल्टा है। हाँ, इसमें सिलिका कम है, इसलिए ये बहुत पतला और पानी जैसा होता है। ये तेजी से बहता है और जब जमता है तो इसकी ऊपरी परत पर रस्सी जैसी सिलवटें बन जाती हैं। इसलिए इसे रोपी लावा कहते हैं। हवाई में इसका एक और नाम है पहोए होए। हाँ, पहोए होए लावा। अब जमाव के आधार पर भी लावा के प्रकार होते हैं। मतलब जब लावा ठंडा होकर जमता है तो वो कैसा दिखता है। ये उसकी कूलिंग स्पीड पर निर्भर करता है। पहला है क्रिस्टलीय या रवेदार लावा, बड़े कणों के रूप में जमाव। मतलब जब लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो उसके अंदर बड़े बड़े दाने या क्रिस्टल बन जाते हैं। दूसरा पोरफायरिटिक लावा, बड़े व छोटे क्रिस्टलीय के मिश्रण के रूप में जमाव। मतलब इसमें बड़े और छोटे दोनों तरह के क्रिस्टल मिक्स होते हैं। ठीक है। तीसरा ग्लासी लावा, बिना कणों के कांच के रूप में जमाव। जब लावा बहुत ही तेजी से ठंडा हो जाता है तो उसे क्रिस्टल बनाने का टाइम ही नहीं मिलता और वो बिल्कुल कांच जैसा चिकना जम जाता है। इसे ऑब्सीडियन भी कहते हैं। अच्छा, और चौथा है फपोलेदार या कोशिकीय लावा, लावा का गैसों के साथ मिश्रण के रूप में जमाव। मतलब जब लावा जम रहा होता है और उसके अंदर की गैस बाहर निकलती है तो उसमें बुलबुलों की वजह से बहुत सारे छेद या फपोले बन जाते हैं, जैसे प्यूमिक स्टोन। तो ये था हमारा ज्वालामुखी का पूरा चैप्टर। उम्मीद है सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। मुझे लगता है काफी अच्छे से कवर हो गया है। अब चलो फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी ना भूलें। मैं मेन पॉइंट्स बोलता हूँ, आप कंफर्म करना। जरूर। पहला, ज्वालामुखी धरती की सतह का वो छेद जहां से लावा, गैस, राख बाहर निकलती हैं। सही। दूसरा, ज्वालामुखी क्रिया, चट्टानों के पिघलकर मैग्मा बनने और फिर लावा के रूप में बाहर आने की पूरी प्रक्रिया। एकदम सही। मुख्य कारण, धरती के अंदर गर्मी बढ़ना, प्रेशर कम होना, गैसों का फैलना और सबसे जरूरी प्लेटों का टकराना या दूर जाना। बिल्कुल, ये 4-5 मुख्य कारण हैं। मैग्मा और लावा में अंदर है तो मैग्मा, बाहर आ गया तो लावा। हाँ। गैसों में सबसे ज्यादा 60 से 90% जल वाष्प यानी पानी की भाप होती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। फिर है पायरोक्लास्ट यानी आग के टुकड़े, बम यानी सबसे बड़े, लैपिली यानी मटर जैसे, और सिंडर यानी राख। और लावा के 2 प्रकार, बहने के आधार पर। लावा जो गाढ़ा और चिपचिपा होता है जिसमें सिलिका ज्यादा होती है। सही। और पहोए हुए लावा जो पतला और तेज बहने वाला होता है, रस्सी जैसा, जिसमें सिलिका कम होती है। बिल्कुल। और जमने के आधार पर क्रिस्टलीय यानी बड़े दानों वाला, ग्लासी यानी कांच जैसा चिकना, और फपोलेदार यानी छेदों वाला। शानदार रिवीजन, सारे मुख्य बिंदु आ गए इसमें। बढ़िया। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।